नमस्कार साथियों। साथियों, जैसा कि आप खबरों में लगातार देख रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के संबंध इस वक्त काफी खराब होते जा रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर भड़की हुई जितनी भी हिंसा है, बांग्लादेश के द्वारा उसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदू माइनॉरिटीज पर लगातार अत्याचार किए जा रहे हैं, उनको लगातार निशाना बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आज के समय ये सोचने पर भारतवासी या भारत मजबूर हो गया है कि क्या पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा खतरा आज के समय भारत के लिए बांग्लादेश बन गया है। क्या भारत पाकिस्तान के साथ साथ अब बांग्लादेश को भी उसी प्रकार से दुश्मन की तरह देखेगा। इन्हीं सभी चीजों की चर्चा हम आज के सेशन में करेंगे। हाल ही में जो बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध खराब हुए हैं, उनको पूरी तरीके से एनालाइज करते हुए हम एक होलिस्टिक पिक्चर देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार बांग्लादेश भारत के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। 6 प्रकार के इन खतरों की हम चर्चा करने वाले हैं और साथ ही भारत के द्वारा किस प्रकार से जवाब देने का प्रयास किया जा रहा है और क्या क्या चीजें भारत के द्वारा की जानी चाहिए, इनकी चर्चा भी हम आज के सेशन में करने वाले हैं। काफी ज्यादा एनालिटिकल और डिस्क्रिप्टिव आज का सेशन होने वाला है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, बात हम कर रहे हैं आज के सेशन में बांग्लादेश की, और आज के समय हर भारतीय ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि क्या पाकिस्तान जैसे दुश्मन के रूप में अब हमें बांग्लादेश को देखना शुरू कर देना चाहिए। क्या बांग्लादेश के खिलाफ किसी बड़े मिलिट्री एक्शन की आवश्यकता है। क्या बांग्लादेश ने डिप्लोमेसी की भाषा समझना बंद कर दिया है। ये सारी ही बातें, सारी ही चीजें हमारे हर भारतीय के मन में एक सवाल के रूप में इस वक्त चल रहा है। बांग्लादेश के द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस पैक्ट जो साइन करने की बात कही गई है, उसको लेकर ये चर्चाएं अब और भी तेज हो गई हैं कि क्या बांग्लादेश अब पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट करेगा, पाकिस्तान के साथ रक्षा समझौता करेगा। और जो बांग्लादेश भारत के द्वारा पैदा किया गया था, एक तरीके से आप कह सकते हैं 1971 में भारत के द्वारा बांग्लादेश को आजाद करवाया गया था। पाकिस्तान से चल रहे स्वतंत्रता संघर्ष में बांग्लादेश की मदद भारत के द्वारा की गई थी। अब वही बांग्लादेश भारत को आंखें दिखा रहा है। तो इन्हीं सब बातों की चर्चा हम आज के सेशन में करने वाले हैं कि बांग्लादेश भारत के लिए किस प्रकार एक बड़े खतरे के रूप में आज के समय उभर रहा है। दोस्तों, सेशन में आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। चारू एजुकेट्स नाम से आपको चैनल मिलेगा। देश दुनिया की बड़ी खबरें जो कि महत्वपूर्ण है, उनकी चर्चा हम डेली सेशन के अंदर करते हैं। साथ यदि वीडियोस आपको पसंद आती है तो वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर से कर दें। आपका एक छोटा सा लाइक, एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, पूरी टीम को इस प्रकार की नई वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो दोस्तों, खतरा नंबर 1 बांग्लादेश की तरफ से हमें पहला खतरा किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश के द्वारा लगातार भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर जिस तरीके की स्टेटमेंट्स जारी की जा रही है, बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस हो या फिर बांग्लादेश के छात्र नेता लगातार भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दे रहे हैं। और इन भड़काऊ बयानों में आप देखोगे भारत के 7 सिस्टर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। इसको लेकर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने चीन की यात्रा की थी। चीन की यात्रा करते समय चाइना के अंदर बैठकर इन्होंने भारत की 7 सिस्टर्स के लिए एक स्टेटमेंट दिया था। यदि आप लगातार न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, चैनल पर भी बने हुए हैं, तो आपको जरूर से वो स्टेटमेंट याद होगा। इस यात्रा के दौरान इन्होंने कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्य जमीन से घिरे हुए हैं, समुद्र तक पहुंचने के लिए बांग्लादेश ही उनका इकलौता रास्ता है। मतलब भारत की 7 सिस्टर्स के पास सी की कनेक्टिविटी नहीं है, ओशन की कनेक्टिविटी नहीं है, और बांग्लादेश एक इकलौता देश है जो कि इन 7 सिस्टर्स को सी की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। ऐसी बात चीन के अंदर बैठकर मोहम्मद यूनुस के द्वारा भारत की 7 सिस्टर्स के लिए 7 राज्यों के लिए बोली गई। और इसके साथ ही इन 7 राज्यों को 7 नेशंस कहा गया, 7 देश कहा गया। तो आप समझ सकते हो कि भारत के 7 सिस्टर्स को लेकर बांग्लादेश की मंशा इस वक्त बिल्कुल भी ठीक दिखाई नहीं दे रही है। इसके अलावा जिस चीज को लेकर बांग्लादेश में हाल ही में हिंसा भड़की हुई है, वो जिस लीडर की हाल ही में हत्या की गई, 3 अज्ञात हथियारबंद युवकों ने गोली मारकर उस्मान हादी की हत्या की। उस उस्मान हादी के द्वारा भी भारत का एक मैप शेयर किया गया था, बांग्लादेश का मैप शेयर किया गया था। भारत का डिस्टॉर्टेड मैप था, बांग्लादेश का एक्सपेंडेड मैप था, ग्रेटर बांग्लादेश का एक मैप एक दिन पहले ही इसके द्वारा उस्मान हादी के द्वारा अपने हैंडल पर, ट्विटर हैंडल पर शेयर किया गया था, जिसके अंदर उस्मान हादी ने नॉर्थ ईस्ट को बांग्लादेश का हिस्सा बताया था। इसके अलावा पश्चिम वाले क्षेत्र को भी पाकिस्तान के अंदर शामिल बताया था। इस प्रकार का भारत का डिस्टॉर्टेड मैप इसके द्वारा अपने हैंडल पर जारी किया गया। फिलहाल के लिए इसकी मौत हो चुकी है। उसके बाद जब बांग्लादेश के अंदर हिंसा भड़की तो बांग्लादेश का एक और छात्र नेता जिसका नाम है हसनत अब्दुल्ला,
उसके द्वारा कहा गया कि यदि बांग्लादेश को अस्थिर किया गया तो भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को, 7 सिस्टर्स को अलग थलग कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार की भड़काऊ स्टेटमेंट्स लगातार बांग्लादेश की तरफ से भारत को देखने में आ रही हैं। इसके अलावा एक और चीज बीच में हुई थी, मोहम्मद यूनुस के द्वारा पाकिस्तान से एक जनरल बांग्लादेश के अंदर गए थे जिनका नाम है शाहिद शमशाद मिर्जा। उनको एक बुक गिफ्ट की गई थी जिसका बुक का नाम था आर्ट ऑफ ट्रायम्फ। उस बुक के कवर पेज पर बांग्लादेश का एक्सपेंडेड मैप दिखाया गया था, जिसको आप ग्रेटर बांग्लादेश का मैप ही कह सकते हो। उस प्रकार की बुक मोहम्मद यूनुस के द्वारा पाकिस्तानी जनरल को गिफ्ट की गई। मतलब कि बांग्लादेश के अंदर इस वक्त ऑफिशियल लेवल पर इस प्रकार की कार्यवाही की जा रही है। बांग्लादेश के लीडर्स के द्वारा इस प्रकार के मैप्स को प्रमोट किया जा रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भारत का नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, वहां पे सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, इसको ब्लॉक करने को लेकर भारत के दुश्मनों की नजर बनी रहती है। ये चिकन नेक कॉरिडोर या फिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के लिए काफी संवेदनशील इलाका है और बांग्लादेश के द्वारा इस एरिया के आसपास अपनी गतिविधियां बढ़ाई जा रही है। इस एरिया के अंदर चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश के द्वारा एक एयरबेस भी डेवलप किया जा रहा है जिसका नाम है लाल मोनीरहट एयरबेस, लाल मनीरत एयरबेस, जिसको चीन के साथ मिलकर बांग्लादेश के द्वारा डेवलप किया जा रहा है। अब यहाँ पे सोचो, चीन इतनी पास आके यदि बैठ जाएगा, चीन यदि यहाँ पे आके बैठता है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर के इतनी पड़ोस में आ जाता है तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए काफी बड़ा खतरा ये बन जाता है। तो यहाँ पे बांग्लादेश भारत विरोधी काफी सारी चीजें नॉर्थ ईस्ट के अंदर कर रहा है, 7 सिस्टर्स को लेकर कर रहा है, चिकन नेक या सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर कर रहा है, जो भारत के लिए खतरा नंबर 1 है। भारत की 7 सिस्टर्स बांग्लादेश की वजह से इस वक्त खतरा महसूस कर रही हैं। इसके बाद आते हैं खतरा नंबर 2, जो कि बांग्लादेश की तरफ से भारत को हम देख सकते हैं, भारत को होता हुआ देख सकते हैं। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ तीसरा मोर्चा खोल दिया है। जैसा कि हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, पाकिस्तान, चाइना भारत के पहले से दुश्मन थे। 1971 तक, जब तक बांग्लादेश आजाद नहीं हुआ था, तब तक हम पश्चिमी साइड पर भी पाकिस्तान था और ईस्टर्न साइड पर भी जो बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। तो दोनों फ्रंट से हम भारत के दुश्मनों से घिरे हुए थे। ईस्टर्न साइड पर भी पाकिस्तान, वेस्टर्न साइड पर भी पाकिस्तान, और ऊपर से दूसरी तरफ चाइना हमें देखने को मिलता था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, एक तरफ यहाँ पे वेस्टर्न पाकिस्तान हो गया और दूसरी तरफ बांग्लादेश, जो कि पहले पाकिस्तान ही हुआ करता था, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान हो गया। तो यहाँ पे दोनों फ्रंट से भारत घिरा हुआ था। ऊपर से यहाँ पे हो गया चीन। अब लेकिन जैसे ही 1971 में बांग्लादेश को भारत आजाद कराता है, 1971 से 2024 तक लगातार भारत के साथ बांग्लादेश के संबंध अच्छे चले आ रहे थे। तो भारत केवल पाकिस्तान की तरफ ही ज्यादा चिंतित था, या फिर चीन से भारत के संबंध जो सीमा विवाद रहते हैं उनको लेकर भारत चिंतित रहा करता था। बांग्लादेश की तरफ से हम अश्योर हो गए थे कि बांग्लादेश हमारी एक फ्रेंडली कंट्री है, बांग्लादेश से हमें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन अब जब से मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार वहां पे आई है, शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से बांग्लादेश हमारी तरफ दूसरा मोर्चा खोले हुए दिखाई दे रहा है। आज हम वेस्टर्न फ्रंट पर भी पाकिस्तान से घिरे हुए हैं, ईस्टर्न फ्रंट पर बांग्लादेश एक नए दुश्मन के रूप में उभर रहा है, और ऊपर से आप देखोगे चीन के साथ तो हमारा विवाद हमेशा से बना रहता है। तो 3 फ्रंट भारत के लिए फिलहाल के लिए हो गए, और पॉइंट 5 फ्रंट, जैसा कि हम हर बार डिस्कस करते हैं, भारत के अंदर भारत के दुश्मन जो भारत को अंदर से अस्थिर करने का प्रयास करते हैं। तो भारत इस वक्त चारों तरफ से घिरा हुआ है। लेकिन आप यदि सैन्य ताकतों की बात करें कि बांग्लादेश और पाकिस्तान जो आज के समय डिफेंस पैक्ट तक करने की बात कर रहे हैं, तो कितने ताकतवर वो भारत के खिलाफ हो सकते हैं। भारत से यदि कंपेयर किया जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश की मिलिट्री पावर्स को, पाकिस्तान और बांग्लादेश की जॉइंट ताकत को, तो ये दोनों कितने ज्यादा ताकतवर भारत से बनते हैं आप लोग देख सकते हो। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यदि ये दोनों देश मिल भी जाते हैं, एक भी हो जाते हैं, इन दोनों की सेनाओं को आपस में मिला दिया जाता है, इन दोनों की टेक्नोलॉजीज को आपस में मिला दिया जाता है, तो भी भारत से पीछे पड़ते हैं, तो भी भारत से कम पड़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, देखो यहाँ पे है तीनों देशों के मुकाबले भारत की सैन्य ताकत की बात करो, यहाँ पे हम चाइना को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। चाइना की ग्लोबल रैंकिंग 3rd है, भारत की 4th है। ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कंपटीशन में दिखाई देते हैं। लेकिन आप पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान की ग्लोबल रैंकिंग 12 है और बांग्लादेश की 35। यहाँ नीचे तले में आपको बांग्लादेश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बांग्लादेश और पाकिस्तान यदि एक साथ पैक्ट करके आ भी जाते हैं तो भी भारत के लिए काफी बड़ा खतरा ये पैदा नहीं कर पाएंगे। इसके साथ ही आप देखो कि फिलहाल के लिए भारत की एक्टिव फोर्सेस है 14.6 लाख, चीन की है 20.4 लाख, और पाकिस्तान और बांग्लादेश की देखो 6.5 लाख और 1.6 लाख। पाकिस्तान और बांग्लादेश एक साथ आते हैं, एक डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं, तो भी भारत के बराबर नहीं पहुंच पाते।
इसके बाद देखो एयरक्राफ्ट की यदि बात की जाए तो 2229 भारत के पास है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास मिलाकर भी भारत जितने एयरक्राफ्ट नहीं है। नेवल फ्लीट्स की बात कर लो, भारत के पास 293 है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास मिलाकर भी भारत जितने नेवल फ्लीट्स मौजूद नहीं है। इसके अलावा डिफेंस बजट की बात कर लो, जहां भारत का डिफेंस बजट 75 बिलियन डॉलर है, वहीं पाकिस्तान का डिफेंस बजट 9 बिलियन डॉलर और बांग्लादेश का 4.3 बिलियन डॉलर, मिलाकर भी भारत के करीब नहीं आ पा रहे। तो फिर ये डिफेंस बजट पैक्ट करके दिखाना क्या चाहते हैं? हमने कल के सेशन में भी बात डिस्कस की थी। केवल पाकिस्तान के न्यूक्लियर अम्ब्रेला को बांग्लादेश अपने ऊपर एक्सपेंड करना चाहता है और दुनिया को दिखाना चाहता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश आज के समय एक साथ खड़े हैं। भारत के ऊपर केवल सिंबॉलिक प्रेशर बनाने का काम इस पैक्ट के माध्यम से किया जा रहा है, क्योंकि भारत अकेला दोनों देशों को हराने में इस वक्त सक्षम है। अब बात करते हैं खतरा नंबर 3 की। बांग्लादेश की तरफ से भारत को तीसरा बड़ा खतरा क्या दिखाई देता है? जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, बांग्लादेश के अंदर जब से शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हुआ है, तब से कट्टरपंथी ताकतें वहां पे लगातार बढ़ती जा रही हैं। कट्टरपंथियों की शह पर रहकर मोहम्मद यूनुस के द्वारा सरकार को चलाया जा रहा है। बांग्लादेश की नई रिजीम सिस्टमैटिक तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। काउंटर टेररिज्म एजेंसीज को दूसरे कामों में लगाया जा रहा है, उनकी पावर को छीन लिया गया है। जिन आतंकवादियों को उम्र कैद की सजा मिली हुई थी, उनको जेल में डाला गया था, उनको बेल पर छोड़ दिया जा रहा है, उनको छूट दे दी जा रही है। इसके अलावा सुरक्षा बलों को भी लग रहा है कि सरकार के ही कुछ लोग इस प्रकार का काम करने के लिए जिम्मेदार हैं, कट्टरपंथियों को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं। शेख हसीना के जो बेटे हैं सजीब वाजिद जॉय, इनके द्वारा इस प्रकार का दावा भी किया गया है कि बांग्लादेश में आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अल कायदा के कमांडर वहां पे एक्टिव हैं, लश्कर के सरगना वहां पर भाषण दे रहे हैं। आप सभी को याद होगा कि जाकिर नाइक के भी बांग्लादेश के अंदर आमंत्रण करने की तैयारी की जा रही थी। तो बांग्लादेश इस वक्त कट्टरपंथियों का नया अड्डा बन चुका है। बांग्लादेश के अंदर आतंकवादी संगठन, कट्टरपंथी संगठन लगातार बढ़ावा पा रहे हैं और ऐसा सब पाकिस्तान की शह पर यहाँ पे किया जा रहा है। तो तीसरा बड़ा खतरा पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर बढ़ते हुए कट्टरपंथी समूह है, जिसकी वजह से ही हाल ही में आपने देखा कि एक हिंदू समुदाय के लड़के को, दीपू को, झूठे आरोपों में मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद एक और रिक्शा चालक जिसने की कलावा बांधा हुआ था, उसके ऊपर भी हमला किया गया। हिंदू घरों को जलाया जा रहा है, आगजनी की जा रही है। एक 7 साल की हिंदू लड़की तक को जिंदा जला दिया गया। इस प्रकार के सभी काम बांग्लादेश के अंदर कट्टरपंथी समुदाय के कारण ही किए जा रहे हैं, कट्टरपंथी नेताओं की शह पर ही किए जा रहे हैं। बात करते हैं आगे की। चौथा खतरा बांग्लादेश की तरफ से भारत के लिए क्या आ रहा है? चौथा खतरा है बांग्लादेशी पोर्ट्स और एयरबेस पर चीन का कंट्रोल होना। जैसा कि हम डिस्कस किया था कि लाल मोनीहोत एयरबेस एक बांग्लादेश के अंदर चीन की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा बांग्लादेश के अंदर एक मोंगला पोर्ट है, चटगांव पोर्ट है। इन दोनों पोर्ट्स को डेवलप करने का काम भी चीन के द्वारा किया जा रहा है। मोंगला पोर्ट की जहां तक बात है, मार्च 2025 में एक डील हुई थी, जिसके मुताबिक चीन मोंगला पोर्ट के विकास के लिए लगभग 370 मिलियन डॉलर रुपए खर्च करने वाला है। इसके अलावा चटगांव पोर्ट की यदि बात करें, जो कि भारत के त्रिपुरा से केवल 72 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। सोचो भारत से कितना पास ये पोर्ट है। मेनलैंड इंडिया से यदि नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर सामान भेजना होता है, तो उसके लिए हम एक सेकेंडरी रूट के तौर पर चटगांव पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हो, ये भारत का कोलकाता पोर्ट है और कोलकाता पोर्ट से बांग्लादेश के चटगांव पोर्ट पे सामान जाता है, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर भेज दिया जाता है। एक रूट हमारे पास लैंड रूट है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको बाईपास करने के लिए हम यहाँ पे एक दूसरा रूट ढूंढे हैं कि यदि भविष्य में यहाँ पे कोई दिक्कत होती है तो कनेक्टिविटी इस एरिया के अंदर बनी रहे। लेकिन इस चटगांव पोर्ट के आसपास भी चाइना के द्वारा मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है। चाइना के द्वारा यहाँ पे सबमरीन बेस बनाए जा रहे हैं, रिसर्च वेसल्स हैं, सर्विलांस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तक इस चटगांव पोर्ट के आसपास डेवलप किया जा रहा है। इसके अलावा मोहम्मद यूनुस इसी साल चीन से 2.2 बिलियन डॉलर के 20 J-10 फाइटर जेट खरीदने की इच्छा भी जता चुके हैं। इस प्रकार पाकिस्तान चीन के साथ अपने मिलिट्री संबंधों को मजबूत बना रहा है, उसी प्रकार से मोहम्मद यूनुस भी यहाँ पे चीन के साथ लगातार अपने सैन्य संबंधों को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। चीन के फाइटर जेट आगे आने वाले समय में बांग्लादेश के द्वारा खरीदे जाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश दूसरे नंबर पे चीन के हथियारों का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ये फैक्ट भी आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 72% हथियार यहाँ चीन से ही खरीदे जाते हैं। बांग्लादेश अपने 72% हथियार चीन से खरीदता है। पाकिस्तान के बाद चीन अपने सबसे ज्यादा हथियार बांग्लादेश को ही बेचता है।
तो बांग्लादेश के पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के साथ लगातार बढ़ते हुए सैन्य संबंध और इसके साथ ही चीन के द्वारा बांग्लादेश में पोर्ट्स और एयरबेस को डेवलप करने की जो नीति है वो भारत के लिए एक बड़े खतरे के रूप में उभर के आ रही है, क्योंकि इस एरिया के अंदर यदि चीन का प्रभाव बढ़ता है तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए वो एक बड़ा खतरा बन जाता है। चीन भारत के ऊपर इन सभी माध्यमों से नजर रखने का प्रयास भविष्य में जरूर से करेगा। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के लिए खतरा नंबर 5 जो कि बांग्लादेश की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान को पक्का दोस्त बनाने का काम बांग्लादेश के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, कट्टरपंथ बांग्लादेश के अंदर बढ़ रहा है। किस लिए बढ़ रहा है? क्योंकि पाकिस्तान और बांग्लादेश कहीं ना कहीं धार्मिक तौर पर एक दूसरे के साथ साम्यता रखते हैं। मुस्लिम आबादी दोनों देशों के अंदर है। इस्लाम के आधार पर दोनों देश एक दूसरे से काफी ज्यादा कनेक्ट करते हैं। 1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था। तो धार्मिक पहचान बांग्लादेश और पाकिस्तान की आज भी सिमिलर सी है। एक साल में अंतरिम सरकार के जो मुखिया हैं बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस 2 बार शहबाज शरीफ से मिल चुके हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से, जबकि मोदी से उसकी मुलाकात केवल एक ही बार हुई है। तो यहाँ पे पाकिस्तान से बढ़ते हुए संबंधों को ये चीज दिखाती है, क्योंकि धार्मिक आधार पर कहीं ना कहीं ये दोनों देश के लोग आपस में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं और भारत को एक दुश्मन की तरह से बांग्लादेश के द्वारा देखा जा रहा है। इसके अलावा 2025 के अंदर 1971 के बाद ऐसा पहली बार हुआ कि पाकिस्तान के साथ सैन्य संबंध मजबूत करते हुए पाकिस्तान का एक युद्धपोत बांग्लादेश के अंदर आके रुकता है और यहां से पाकिस्तान के द्वारा भारत पर निगरानी करने का काम लगातार बांग्लादेश के माध्यम से किया जाएगा। इसी प्रकार चीन के द्वारा भी बांग्लादेश के अंदर बढ़ रही जो दखल अंदाजी है उसके माध्यम से भी यही काम भारत के खिलाफ करने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों देश पाकिस्तान और बांग्लादेश इस वक्त रक्षा साझेदारी बढ़ाने पर लगातार ध्यान दे रहे हैं। बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है। साथ मिलकर ये दोनों देश हथियार बनाएंगे। इसकी वजह से पाकिस्तान की पहुंच भारत की पूर्वी सीमा तक हो जाएगी। अब तक मैंने जैसा कि आपको बताया कि पश्चिमी सीमा पर भारत युद्ध ज्यादा लड़ा करता था, पश्चिमी फ्रंट के लिए भारत ज्यादा चिंतित रहा करता था, लेकिन अब भारत ईस्टर्न फ्रंट के लिए भी उसी तरीके से चिंतित रहने वाला है, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान एक दूसरे के दोस्त बनने की फिराक में आज के समय काम कर रहे हैं। अब लास्ट जो खतरा बांग्लादेश की तरफ से हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, अवैध घुसपैठ बांग्लादेश की तरफ से भारत के अंदर होती रही है। भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग 4096 किलोमीटर लंबी बॉर्डर है, जिसमें से 25% का एरिया अभी तक भी फेंस नहीं किया गया है और इस एरिया से बांग्लादेशी लोग भारत के अंदर अवैध घुसपैठ करते रहे हैं। जब भी बांग्लादेश के अंदर किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो यहाँ से लोग उठ उठकर भारत की तरफ पलायन करना शुरू कर देते हैं और बांग्लादेश के लोग देखने में भारत जैसे ही लगते हैं, उनके फीचर्स भारत के लोगों से मैच किया करते हैं, तो उनको पहचानना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है उससे लगातार भारत के अंदर घुसपैठ होती रहती है। तो शरणार्थी समस्या भारत के अंदर काफी बड़ी है। एसआईआर की जो प्रोसेस चल रही है उसमें भी आपने देखा होगा कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर का प्रोसेस इंप्लीमेंट किया गया तो काफी सारे बांग्लादेशी भाग भागकर वापस से बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे दिखाने के लिए, वो अवैध रूप से भारत के अंदर निवास कर रहे थे और एसआईआर की प्रक्रिया से इन सभी अवैध बांग्लादेशियों का पता लगाया जा सका। अब यहाँ पे ये जो अवैध प्रवासी हैं वो भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, भारत के लिए एक काफी बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के रूप में बने रहते हैं। असम के जो मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा, इनके द्वारा यहाँ तक भी कहा गया कि वार वहां करो जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है, उन्हें अपने मेजबान के पास वापस भेज दो। यह अभियान जो है अवैध घुसपैठियों को वापस से बांग्लादेश में भेजने का, ये भारत की तरफ से रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न करते हैं, भारत के संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, भारत के एरिया को अवैध रूप से कब्जाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इन खतरों को डिस्कस करने के बाद कि भारत के द्वारा आखिर किस प्रकार के प्रयास बांग्लादेश के लिए किए जा रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे इन खतरों से निपटने के लिए किए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज जो भारत के द्वारा हाल ही में की गई है वो है 3 नए मिलिट्री गैरिसन्स की तैनाती। इस चीज को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक अलग सेशन के माध्यम से, आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। 3 नए मिलिट्री गैरिसन्स मतलब मिलिट्री यूनिट्स यहाँ पे बनाई जा रही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास। जिस सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चीन और बांग्लादेश जैसे देशों के द्वारा अस्थिर करने का प्रयास किया जाता है, उसको लेकर स्टेटमेंट जारी किए जाते हैं। उसी के आसपास चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी में 3 नए मिलिट्री यूनिट्स स्थापित किए जा रहे हैं और यहाँ पे इन मिलिट्री यूनिट्स के अंदर राफेल है, हमारे लड़ाकू विमान, इसके अलावा ड्रोन्स हैं, ब्रह्मोस मिसाइल है, इन सभी को भी तैनात किया जा रहा है।
जिससे कि जैसे ही कोई खतरा यहाँ पे उत्पन्न होता है, हमें किसी भी प्रकार के युद्ध की आहट सुनाई देती है, तो हम तुरंत इन जो सैनिक हैं उनको लगा सकें, तुरंत हथियारों को डिप्लॉय कर सकें। इसके अलावा बात चल रही है हाल ही में कि इस एरिया के अंदर भी एक और नया मिलिट्री गैरिसन, चौथा मिलिट्री गैरिसन बनाया जाएगा। तो इस प्रकार भारत के द्वारा अपनी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस एरिया के अंदर किए जा रहे हैं। बॉर्डर पर निगरानी भारत के द्वारा बढ़ा दी गई है। जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर है उसको बीएसएफ के द्वारा गार्ड किया जाता है, तो बीएसएफ की संख्या यहाँ पे बढ़ा दी गई है। मेघालय बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों को यूनिफॉर्म के साथ पहने जाने वाले कैमरे भी दिए गए हैं, जिससे कि रात में सर्विलांस को मजबूत किया जा सके, सर्विलांस सिस्टम रात में भी जारी रहे। इसके अलावा भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर के आसपास पश्चिमी बंगाल बॉर्डर पर बीएसएफ का सर्विलांस और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ज्यादा सीसीटीवी कैमराज इस एरिया के अंदर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जिससे कि किसी भी एरिया से यदि अवैध घुसपैठ होती है तो उसको पूरी तरीके से कैद किया जा सके। अवैध प्रवासी जो भारत के अंदर रहते हैं उनको भारत से बाहर भेजने का कैंपेन शुरू कर दिया गया है, एसआईआर प्रक्रिया के माध्यम से भी, और उससे पहले भी इस प्रकार का कैंपेन ऑल ओवर द इंडिया लॉन्च करने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा की गई है कि जो भी अवैध रूप से भारत के अंदर बांग्लादेशी रह रहे हैं उन्हें निकाल बाहर भारत के अंदर से किया जाए और उन्हें बांग्लादेश में वापस भेजा जाए। इसके अलावा बांग्लादेश में स्थिरता लाने की कोशिश भारत को करनी चाहिए। फिलहाल के लिए जैसी स्थिति चल रही है, ये सब चीजें फिलहाल हमें पॉसिबल होती हुई दिखाई नहीं दे रही। पहले हम सब यही बात किया करते थे कि बांग्लादेश में स्थिरता लाई जाए, बांग्लादेश से बातचीत से रिश्ते बेहतर किए जाएं, बांग्लादेश के साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत की जाए, लेकिन ऐसी चीजें आज के समय पॉसिबल हमें दिखाई नहीं दे रही। बांग्लादेश किसी भी प्रकार से भारत के साथ बातचीत को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। स्टिल भारत की नीति हमेशा से ये रही है कि हमारे पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ हम अपने संबंधों को अच्छा बनाए रखें। पाकिस्तान जैसा दुश्मन हम अपने ईस्टर्न फ्रंट पर नहीं पालना चाहते, लेकिन बातचीत से जहां पे रिश्ते नहीं बन पाते तो भारत को बड़े एक्शन के लिए भी तैयार रहना होगा। और 1971 जैसी स्थिति यहाँ पे आ जाती है, मतलब वॉर जैसी स्थिति यदि यहाँ पे आ जाती है तो भारत उसके लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। मिलिट्री एक्शन लेने के लिए बांग्लादेश के खिलाफ, उसके लिए भी भारत पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम किए हुए है, अपने आप को तैयार किए हुए है। इसके अलावा अब यहाँ पे बात आती है हमारे लेक्चर को समराइज करने की कि क्या आज के समय पाकिस्तान से बड़ा खतरा बांग्लादेश बन चुका है? क्या बांग्लादेश के साथ जैसे पहले संबंध थे तो वापस से उसी राह पर लेकर आना नामुमकिन हो चुका है? तो फिलहाल के लिए जैसी स्थिति इस वक्त चल रही है उसको देखकर तो यहाँ पे ऐसा ही लगता है कि बांग्लादेश भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने की दिशा में किसी भी प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहता, बल्कि भारत के साथ संबंधों को और ज्यादा खराब करना चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रकार की होप हमें दिखाई देती है। बांग्लादेश के अंदर फिलहाल के लिए इलेक्शन ड्यू है 12 फरवरी के अंदर, वो इलेक्शन शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, एक चुनी हुई सरकार बांग्लादेश के अंदर आ जाए, उसके बाद भारत चुनी गई सरकार के साथ एक बार अपने रिश्तों को वापस से ट्रैक पे लाने का प्रयास कर सकता है। यदि बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार अपनी हरकतों से बाज आ जाती है, भारत के साथ संबंधों को सुधारने का उसी प्रकार से प्रयास करती है, बांग्लादेश के अंदर अल्पसंख्यकों की स्थिति को सुधारने का प्रयास करती है, भारत विरोधी, हिंदू विरोधी जितने भी तत्व हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश करती है, तो यदि ये सारे चीजें बांग्लादेश की सरकार के द्वारा किए जाते हैं, बांग्लादेश की सरकार के द्वारा, चुनी गई सरकार के द्वारा ये प्रयास वहां पे किए जाते हैं, तो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को एक बार फिर ट्रैक पे लाया जा सकता है। लेकिन यदि बांग्लादेश की सरकार इस चीज में नाकामयाब रहती है तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान की तरह हम ईस्टर्न फ्रंट पर भी अपना एक दुश्मन पलता हुआ देखेंगे। आज के सेशन में इतना ही। आप लोग इस मुद्दे पर क्या मानते हैं? क्या बांग्लादेश की तरफ से जितने भी खतरे आ रहे हैं उनका निपटारा भारत के द्वारा अच्छे तरीके से किया जा रहा है? और क्या चीजें बांग्लादेश से निपटने के लिए भारत को करने की जरूरत है? किस प्रकार के स्टेप्स उठाए जाने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगेन, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं किसी और नए मुद्दे के साथ नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।